अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं ST अहमद लेकर आया हूँ लर्न उर्दू इजी सीरीज 9। उम्मीद है पिछली सीरीज में आपने काफ़ी एक्सरसाइज की होंगी, जिसमें आपको बताया गया था कि 2 लेटर्स की रीडिंग और राइटिंग किस तरह से की जाती है, इसके बारे में स्किल्स बताए गए थे। आज हम बात करेंगे 3 लेटर्स की, यानी 3 हरफ के अल्फाज को कैसे लिखेंगे और कैसे पढ़ेंगे। इससे कबल कि मैं बता दूं, आप प्लीज़ अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन दबाइएगा, और साथ ही साथ जो नए उर्दू दान सीखने वाले हैं यूट्यूब की, जिनको आदत नहीं है, जब एक बार आप लिंक क्लिक करेंगे तो चैनल में क्लिक करेंगे, उसके बाद अपलोड्स पे आप क्लिक करेंगे तो सारे वीडियोस आपको नज़र आएंगे। जो भी सीरीज आपको रिपीट करनी है या देखनी है तो आसानी के साथ आप देख सकते हैं। नाज़रीन, आपके आसानी के लिए हम टेक्निक्स बताने की कोशिश कर रहे हैं। आज आप 3 हरफ ले रहे हैं इसमें। मिसाल के तौर पे मैं शुरू कर रहा हूँ। आप ध्यान रखेंगे कि ये लेटर्स जो हाफ लेटर्स हैं उसको कैसे मिलाते हैं, उस टेक्निक को आप निशानदेही करेंगे। यहाँ पे मिसाल के तौर पर 3 लेटर्स वाला मैं एक लफ्ज़ ले रहा हूँ, जहाँ पे अलीफ, बे, दाल, ये 3 लेटर्स हैं। ये 3 लेटर्स में सबसे पहले जब आप लिखेंगे तो आप गौर करेंगे कि इनमें से कौन मिलने वाले हैं, कौन सेपरेट लिखने वाले हैं। जैसे कि अलीफ है वो सेपरेट ही रहेगा, और आप गौर करेंगे बे और दाल ये आप मिलाकर लिख सकते हैं। यहाँ पे आप गौर कीजिए, अलीफ सेपरेट आएगा, बे और दाल मखलूत होगा। तो इस लिहाज से आप इसको जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। ये हो गया अलिफ, और ये रहा छोटा यानी हाफ लेटर बे, और इसको आप जब दाल मिक्स करेंगे तो यहाँ पे आपका दाल मिक्स होगा। इस तरह से आप देखिएगा कि ये अलिफ है, ये बे है, ये दाल है। ये 3 लेटर्स हो गए। ये लफ्ज़ कैसे पढ़ा जाएगा यहाँ पे गौर कीजिएगा। पिछली सीरीज में आप 2 लेटर्स की जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो हमने 2 लेटर्स पे ज़बर और जज़म, इन 2 की प्रैक्टिस की थी। यहाँ पे आप इस तरह से पढ़ेंगे। पहला जो लेटर होगा उस पे ज़बर लगाइए, दूसरा लेटर जो होगा उस पर भी ज़बर लगाइए, मगर तीसरा जो होगा उस पे आप जज़म लगाइए। यानी इसकी आसान स्किल है ज़बर ज़बर जज़म, यानी इसको आप ज़बर की आवाज़ में पढ़ेंगे इन दोनों को। यहाँ पे सिर्फ इसकी आवाज़ को उठानी है, खींचना नहीं है। तो ये हो गया अलिफ ज़बर अ होगा, बे ज़बर बा होगा, और दाल को अगर आप जज़म लगाएंगे तो ये होगा सिर्फ द। तो ये लफ्ज़ बन गया अबद। अबद, अबद उर्दू लफ्ज़ है, आप इसको आसानी के साथ समझ सकते हैं। अगर आप 3 हरफी लेटर्स में कोई दूसरी ज़बान का लफ्ज़ शामिल कर रहे हैं तो वहाँ पे इनके हरकत की जगह बदल भी सकती है, यह आपको आगे पता चलेगा। तो यहाँ पे हर लफ्ज़ को आप इसी अंदाज में लिखिएगा। चलिए कुछ और अल्फाज लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये हो गया अलिफ, ये ज़, ये लाम, ये हो गया अज़ल, अबद, अज़ल। इसके बाद में आप लिखेंगे अलिफ बे रे, ये हो गया अबर। देखिए इसकी आवाज़ होगी ज़बर ज़बर जज़म, इनमें से कोई चेंजेस नहीं होगा, ये सेम रहेंगे। अब इसी टेक्निक्स को कंटिन्यू कीजिए, मज़ीद अल्फाज आप लिख सकते हैं। जैसे कि आप लिखिएगा अजल, ये जीम है, हाफ जीम, और इसको आप लाम मिलाइएगा क्योंकि लाम आखिरी में आ रहा है तो फुल लिखेंगे। जो भी लास्ट लेटर होगा वो फुल आएगा। इनमें से जो बीच में या बिगिनिंग में होंगे वही लेटर्स हाफ में होंगे। और यहाँ पे अलिफ इसलिए फुल है कि ये मखलूत लेटर नहीं है। तो इस तरह से आप इनको मज़ीद अल्फाज लिख सकते हैं। जैसे कि अजर, ये जीम हो गया, ये रे है। उसके बाद
आप लिखेंगे ब, ये देखिए बे को मैंने इस तरह से लिया है, आप किसी भी तरह लिख सकते हैं, और यहाँ पे मैंने रे को लगाया, ये ब र फ, ये हो गया बर्फ। और इसी तरह से आप लिखेंगे, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, है रे फे, ये आप गौर कीजिएगा, हरफ, हे रे फे, हरफ। उसके बाद मजीद अल्फाज लिखने की कोशिश करिए, जैसे कि मैं कंटिन्यू लिख रहा हूँ इसको, आप शक्कर लिख रहे हैं यहाँ पे, शीन काफ रे, ठीक है, आप हुरूफ की आवाज पे ले लीजिएगा, शीन काफ रे, श क र, शक्कर। फिर आगे आप लिखिए ऐसे ही, जैसे कि काफ ले रहे हैं आप, क र म र ह मीम रहम, आप इसी तरह से लिखते जाइए। इसके बाद में आप लिखिए कुछ और अल्फाज इस तरह से, च ल न, चलन, और यहाँ पे ये लिखिएगा जीम, ये मीम, ये हो गया नून, ये हो गया जमन। और इसी तरह से अगर आप इसको चीम लेते हैं तो चीम मीम चमन, चमन हो गया ये। इसी तरह से आप कई और अल्फाज लिखते जाइए, आप आराम से इसको लिख सकते हैं आसानी के साथ से। नाज़रीन, अब कुछ ऐसे अल्फाज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे उनकी आवाज़ सेम रहेगी, लफ्ज़ में राइटिंग सेम रहेगा, बदल के रहेंगे, सॉरी। ये इसलिए कि आपको याद हो, जब मैं हुरूफ तहज्जी का सबक करवा रहा था तो उसमें कुछ लेटर्स रिपीटेड आ रहे थे, जैसे कि खाए, कौफ, जे, ज़ाद, इस तरह से इनकी आवाज़ एकसा होने के बावजूद भी हरफ इसके मल्टीपल टाइम्स सामने आए। तो उस वक़्त आपको यह शायद सवाल था कि ये की आवाज़ के इस तरह के क्यों अल्फाज काफ़ी अंदाज में आ रहे हैं, मगर यहाँ पे आपको मैं इन मिसालों से समझा सकता हूँ कि इसका डबल आना क्या मायने रखता है। मिसाल के तौर पर अब आप एक यहाँ पे एक हरफ ले लीजिए, ये लफ्ज़ देखिए, ये अलिफ है, ये रे है, ये बे है, जाहिर है ये अरब, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दूसरा लफ्ज़ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि आइन है, ये रे है, ये बे है। अब आप इसको दोनों को अरब अरब ही पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए डिफरेंस, आवाज़ तो एक ही रहेगी, तीन हरफी लफ्ज़ ही है ये, अरब अरब, लेकिन इनके मायने अलग है। जबकि ये माने अरब है जो आप काउंटिंग्स में, न्यूमरोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, इस तरह से। और ये जो आइन वाला अरब है, ये अरब वो जो है एक मुल्क का नाम है जिसे अरब कंट्रीज हम कहते हैं। तो ये डिफरेंस रहेगा आपको। उसी तरह से आप अगला हरफ देखिएगा, यहाँ पे ये लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, ये रहा असर, मैंने अलीफ से रे असर लिखा है यहाँ पे, असर। तो इसी तरह से फिर मैंने इसको आइन सौद रे असर लिखा है। ये दोनों की आवाज़ एक सा आएगी, असर असर, इनमें माने अलग हैं। ये असर, जैसा कि मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, मेरी बात का असर हो रहा है आपको, ये वाला असर, इम्पैक्ट, उसका इन्फ्लुएंस, ये जो असर है, आइन सौद रे असर, ये वाला असर जो है टाइम, किस टाइम पे आप कर रहे हैं वो, जैसा कि हमने असर की नमाज, इस तरह से असर की तरफ टाइम रिलेटेड है, जबकि ये वाला असर इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट के ऊपर मुनहसिर है, ये मायने अलग हैं। इसी तरह से एक और लफ्ज़ आप आगे बढ़िएगा, जैसे कि खाए है, ये बे है, ये रे है, ये हो गया ख़बर। चलिए मैं उसको और एक लफ्ज़ लिखता हूँ, कौफ, कौफ बे रे, ये भी ख़बर है, ख़बर ख़बर। तो इनका जो ओरिजिन है, वो ओरिजिन का डिफरेंस अरबी ज़बान में है, मगर उर्दू में आप सेम आवाज़ से पढ़ सकते हैं, इसकी इजाज़त उर्दू में है, मगर अरबी में इसको आप सेम नहीं पढ़ सकते। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ ख़बर, जबकि इसको मैं पढ़ूंगा क़बर,
لیکن اردو میں کیا ہوتا ہے، دونوں کو اکثر حضرات خبر ہی پڑھتے ہیں، حالانکہ ان کی آواز ڈیفرنس ہونے کے باوجود آواز نکالنے میں آپ سیم ٹائپ کی انداز کا استعمال کرتے ہیں. تو خبر یہ ڈیفرنس ہے. خبر جیسے کہ نیوز، کوئی بھی آپ کو اخبار والا یا خبر پہنچا رہا ہے تو نیوز پہنچا رہا ہے، تو یہ والی خبر ہے. اور یہ والی جو خبر ہے جو انسان کے مرنے کے بعد دفن کرتے ہیں، وہ والی خبر ہے. اسی طرح ایک اور میں لفظ آپ کو سمجھانا چاہوں گا، جیسے کہ عرض، عین رے ضاد، یہ عرض ہے. اور اسی طرح سے ایک اور حرف الف کے ساتھ عرض، یہ دونوں عرض ہیں. اسے یہ عرض ہے، یہ عرض ہے، جبکہ عربی میں اس کا اوریجن الگ ہے. اردو میں سیم پڑھیں گے، عرض، معنی میں فرق ہے. یہ والی عرض جیسے کہ آپ نے کسی کو ریکویسٹ کی ہے اپلائی کرنے کے لیے، عرضداشت کی ہے یا پھر آپ نے ریکویسٹ کی ہے، تو یہ والی عرض ہے. میں نے آپ سے عرض کیا ہے، میں نے آپ کے سامنے عرضی پیش کی، اس طرح والے عرض ہیں. جبکہ یہ والا عرض ہے جسے آپ زمین کے معنی لیتے ہیں، یہ عربی لفظ ہے ایکچولی. اور یہی عرض آپ کو انگریزی میں بھی رکھا گیا ہے EARTH کے سپیلنگ میں، عرض. تو یہ وہی عربی والا عرض انگریزی میں استعمال کر رہے ہیں، لیکن اکثر حضرات کو یہ نہیں معلوم کہ لفظ عرض بیسیکلی عربی سے لیا گیا ہے. تو یہ پھر کسی ٹاپکس میں آپ کو میں انگریزی ٹاپکس میں انشاءاللہ اس کو سمجھا سکتا ہوں، یہاں پہ اس کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی طرح سے ایک اور حرف کی میں کوشش کر رہا ہوں، جیسے کہ عقل. یہ دیکھیے عقل، عین قاف لام عقل. اور ایک والا ہوتا ہے یہ جو عقل الف والا، میں نے لکھا ہے یہاں پہ عقل. تو ان میں ڈیفرنس معنی کے ہیں. یہ والا عقل ہے جیسے آپ کی انٹیلیجنسی ہے یا آپ کی جانکاری کے مطابق. یہ والا عقل ہے جو ہے یہ اسمالسٹ جس کو بولتے ہیں، ینگر جس کو بولتے ہیں عقل. تو یہ والا عقل ہے، یہ چھوٹے والے کو کہتے ہیں اور یہ چالاکی کو بولتے ہیں عقل. اور اسی طرح سے میں آپ کو ایک اور مثال شاید پیش کر سکوں آسانی کے ساتھ. یہ اس پہ غور کیجئے گا. یہاں پہ ایک اور حرف ہے میرے پاس، الف والا علم. دیکھیے الف لام میم علم ہے، اور یہاں پہ ایک اور عین لام میم علم ہے. یہ آپ دونوں میں آواز سیم رہے گی. یہ والا علم جو ہوتا ہے وہ جھنڈا، علم بردار جس کو کہا جاتا ہے. یہ والا علم جو ہوتا ہے جیسے کہ رنج و علم، تو غمگین کسی سچویشن کی طرف آپ کو اشارہ کرنا ہے تو اس علم کی طرف اشارہ کریں گے، رنج و علم. اس طرح سے یہ معنی میں ڈیفرنس ہے. یہ لفظ عربی میں دوسرے ٹائپ میں آتا ہے. جیسے کہ اگر میں عربی میں اس کو اردو اسٹائل سے اگر پڑھیں گے تو عین زبر آ، لام زبر لا، علم، زبر جزم کا ہی ٹیکنیک ہے. اگر یہی ورڈ عربی سے آپ لیں گے تو اس وقت آپ کو عین کے نیچے ایک زیر دیا جائے گا جس سے ای ہوگا، علم، جیسے علم. تو یہ جب عربی زبان سے آپ اس کو لے رہے ہیں تو یہاں پہ حرکات بدل رہے ہیں. اگر آپ اردو ہی استعمال کر رہے ہیں تو اس میں حرکات نہیں بدلیں گے، زبر جزم ہی رہے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کہ یہ عربی سے لیا تو علم، جیسے کہ اب جانکاری، علم، عالم، اس طرح سے. تو یہ فرق آپ کو جب دوسری زبانوں سے لیں گے صرف تبھی آئے گا، نہ کہ اردو میں. یہ آپ اردو ٹیکنکس جب سیکھ جائیں گے تو آپ کو آگے کے جتنے بھی زبان کے مکسڈ یا پھر کانٹریکٹڈ ورڈ، ایکسٹریکٹڈ ورڈز جو ہوں گے وہ آپ کو سیکھنے میں آسانی ہوگی. ایک اور مثال آپ کو میں دوں گا یہاں پہ، جیسے کہ یہ والا عام. دوسرا والا یہ الف مد میم عام. یہ والا عام جیسے کہ یہ عام، جیسے کہ عام آدمی ہے، یہ کامن، جنرل. اگر یہ عام کی بات کریں گے تو جیسے ایک فروٹ ہوتا ہے عام جسے مینگو کہا جاتا ہے، تو یہ ڈیفرنس ہے، لیکن آواز ان کی سیم ہے. بڑا انٹرسٹنگ انداز ہے عزیزوں. آپ اس کو محنت سے کوشش کرتے رہیے گا. مجھے امید ہے کہ آپ اس پہ کافی مشقت کرتے رہیے گا. یہ تو میں نے صرف کچھ ایگزامپلس دی ہیں جس میں آپ کو اس طرح سے لکھ کر کے
پڑھنا ہے، اور آپ کے آس پاس جتنے بھی بات چیت میں الفاظ نکلتے ہیں تو ان کو آپ لہٰذا اپنے انداز میں رائٹنگ اینڈ ریڈنگ کی پریکٹس کرتے رہے گے۔ یہاں پہ پریکٹس کی ضرورت ہے۔ اب آپ کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس طرح سے کتنے ورڈز لکھ سکتے ہیں، کتنے ورڈز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لکھیے گا بھی، پڑھیے گا بھی، تو اب اس میں ڈیفیکلٹی کوئی نہیں ہے۔ جو آپ کے جو سراؤنڈنگس میں جتنے بھی الفاظ ہوں گے اسے لکھنے کی کوشش کیجیے گا، زبر زبر جزم۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی سیریز میں آپ کو مخلوط مزید الفاظ کی جانکاری دی جائے گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔